Hello dear aspirants, welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video और आज मेरा वीडियो कुछ अलग है. ओके आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है थोड़े से वो भी प्रैक्टिस कराऊं साथ में. ठीक है, तो अभी तक जितने भी टॉपिक्स हम कवर करते आए हैं उनमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं किए, बट आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करें वैसे वैसे उनके साथ में हम उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करें प्रीवियस ईयर से. ओके, तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा, है ना. दैट इज़ अ वेरी गुड आइडिया. तो आज हम देखते हैं, मैंने फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस निकाले हैं कुछ, जिससे कि मैं आपको थोड़ा बता सकूँ कैसे क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है, कैसे अच्छे से उसे पढ़ना है, कैसे समझना है. ठीक है, टॉपिक्स वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं. और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि कुछ अगर हमसे छूट गया है तो वो भी यहाँ पर कवर हो जाएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने उठाया है जून 2025 के पेपर से. ओके, रीसेंट पेपर है, 25 दिसंबर अभी आने वाला है, तो रीसेंट के ही क्वेश्चंस से मैंने लिया है. आई थिंक आप में से जिन्होंने भी पेपर दिए होंगे ये उन्हें क्वेश्चंस याद होंगे. ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं. आई थिंक आप अगर पढ़ रहे हैं साथ में तो बहुत इजीली इनको क्रैक कर लेंगे. ओके, so the first question says is, on the basis of principle of HACCP as given by the Codex Alimentarius, arrange the steps given below in progressive sequence. तो आपने देखा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नेट में, है ना. नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप तो आते ही हैं, बट सेट टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको 4 से 5 ऑप्शंस दे दिए हैं, अब इनको आपको अरेंज करना है ना. ये ज़्यादातर जो एक तरीके का साइकिल होती है या फिर एक तरीके का प्रोसीजर, प्रोग्रेसिव सीक्वेंस जिसको कहा गया है, यहाँ पर भी कहा गया है ना, प्रोग्रेस 1 से 2 जिसके प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इस तरीके से जब टॉपिक आ जाता है तो उस पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना. तो HACCP जैसे मैंने आपको कहा था पढ़ाते टाइम भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में. और फर्स्ट यूनिट के टॉपिक 6 के पार्ट 2 में मैंने HACCP पढ़ा है, जहाँ पर हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है ना. तो आप याद करो कि 7 HACCP के जो प्रिंसिपल्स थे बस उसी पर ये क्वेश्चन है. 7 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे, यहाँ पर इन्होंने 5 दिए हुए हैं. मतलब कि वो जो 7 प्रिंसिपल है उन्हीं को ही क्वेश्चन एक साथ व्हाट वी से इस टॉपिक्स को मर्ज करके ये 7 तो प्रिंसिपल्स हैं, 5 इन्होंने यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे दिए हैं. अब इनको ऑप्शंस में से हमें चूज करेक्ट करना है. ठीक है, तो HACCP जब हम बात करते हैं, जब प्रिंसिपल्स हम लगाते हैं, है ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमको हजार्ड एनालिसिस कंडक्ट करना होता है ना. आप अच्छे से पहले पढ़ लो, जब क्वेश्चन हम पढ़ लेते तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाते. तो ये यहाँ पर दिया वेरीफाई इफेक्टिवनेस ऑफ HACCP सिस्टम. ठीक है, डेवलप CCP मॉनिटरिंग प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स फॉर CCP डेविएशन, कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस, ensure correct record keeping and documentation, identify CCP and establish CCP criteria. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है वो आप समझ लो. इसको चाहे तो आप ऐसे समझ लो कि इसमें से ढूंढ लो कि सबसे पहला आपका कौन सा प्रिंसिपल है, या तो आप इसको ऐसे देख लो कि वेरीफाई करना है. वेरीफाई पहले तो नहीं हो जाएगा, बाद में होगा सिस्टम. पहले हमको सिस्टम क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा. ठीक है, पहले हमको कंडक्ट करना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले आएगा कंडक्ट हजार्ड एनालिसिस. ओके, तो C पहले आ गया हमारे सीक्वेंस में. तो कई बार होता ये है कि जब हम पहला ही सीक्वेंस निकाल लेते हैं तो हमें उसका पूरा आंसर मिल जाता है ना. अब कई बार होता ये भी है कि मान लो C यहाँ पर, तो देखो आप समझ गए कि ये थर्ड वाले में C दिया हुआ है. ठीक है, तो हमको अब क्या हुआ है, थोड़ा सा हमें पता चल गया कि हाँ ये आंसर हो सकता है. अब इसको वापस कंफर्म करने के लिए कि यही थर्ड वाला ही हमारा आंसर है, इसको आप मैच कर लो. तो सी के बाद ई क्या कहता है, अब हमको ये पता है कि पहले आंसर क्या है, कंडक्ट करना है हजार्ड एनालिसिस. HACCP का फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको कंडक्ट करना है हजार्ड एनालिसिस. मतलब आपको पता लगाना है कि कहाँ कहाँ हजार्ड एनालिसिस हो सकता है आपके पूरे प्रोग्राम में, आपके पूरे सिस्टम में. ठीक है, अब क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ हमको पता चलेगा कि हमको ये जो HACCP का क्राइटेरिया है वो कहाँ लगाना है, CCP का क्राइटेरिया कहाँ कहाँ लगाना है, ये पता चल जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये है E, आइडेंटिफाई CCP एंड एस्टैब्लिश CCP क्राइटेरिया. या क्या, तो ये हो गया C फर्स्ट और E हो गया सेकंड. तो ये C और E है. ठीक है, अब तक हम सही जा रहे हैं, हमारा जो भी क्या कहते हैं ऑप्शंस जो है वो C की तरफ ही जा रहा है. मतलब आंसर हमारा CE है, थर्ड वाला ही है ना. फिर B देख लो,
बी में क्या है, डेवलप सीसीपी मॉनिटरिंग प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स फॉर सीसीपी डेविएशन। अब हमने क्या किया, मॉनिटरिंग प्रोसीजर लगाए हैं, सीसीपी मॉनिटरिंग प्रोसीजर और प्रोटोकॉल्स लगाए, क्योंकि हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ हमें सीसीपी क्राइटेरिया लगाना है, तो हम डेवलप करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था, याद करो, कि मान लो आप आपके एक छोटा सा कैफ़े है आपका, ठीक है। अब आप सुबह से शाम तक वहाँ पर आप जो भी काम करते हो, जो भी आपका सिस्टम है, वहाँ पर आप हज़ार्ड एनालिसिस लगाओगे, कहाँ कहाँ पर आपको लगता है कि फूड के ख़राब होने के चांसेस हैं, मिस हैंडलिंग होने के चांसेस हैं, है ना, क्रॉस कंटेमिनेशन होने के चांसेस हैं, किसी पर्सन को इंजरी होने के चांसेस हैं, ठीक है। हज़ार्ड एनालिसिस क्या कहता है, यही कहता है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पर, फिर सबसे पहले हज़ार्ड एनालिसिस कंडक्ट किया, कहाँ कहाँ पर हमको सीसीपी क्राइटेरिया चाहिए वो देखे। अब हमने डेवलप किया कि कहाँ कहाँ पर हमको ये मॉनिटरिंग लगाना है, तो ये बी आ गया, है ना। फिर डी आ गया, एंश्योर करेक्ट रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। फिर हमने करेक्ट रिकॉर्डिंग किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, वेरीफाई किया, राइट। वेरीफाई इफेक्टिवनेस ऑफ द HACCP सिस्टम, मतलब अब जो सिस्टम है हमारा वो सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। तो लेट्स सी, अभी तक हमने एनालाइज किया है इसको, और हमें क्या पता चला है, 3 जो है वो हमारा आंसर है, CEBDA। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है। ओके, देखो करेक्ट है। द एनालिसिस, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सिस्टम एज पर कोडेक्स एलिमेंटरीज फॉलोज अ लॉजिकल सिस्टमेटिक सीक्वेंस टू स्टेप टू इंश्योर फूड सेफ्टी। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये वाला आंसर है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको बताया, जो हमने आगे डिस्कस किया वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रेगुलर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल हजार्ड क्या हो सकते हैं, फिर डिटरमाइन करना है कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स रखेंगे, फिर उसके बाद डेवलप करना है कौन कौन से प्रोटोकॉल, मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, करेक्टिव एक्शन हो गए जो हमें चाहिए, फिर इंश्योर करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, जो भी काम कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, और फिर रेगुलरली चेक करना है सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ पैकेजिंग मेथड इज यूज्ड। अब ये मैंने उठाया है जून 2024 के पेपर से, ठीक है। किस तरीके का पैकेजिंग मेथड यूज होता है शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट बाय चेंजिंग द एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग द फूड इनसाइड द पैकेज, ठीक है। तो अब इन्होंने पूछा है कि किस तरीके की पैकेजिंग यूज, सिंपल आंसर, इसको इतना बड़ा समझने की जरूरत है, इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लो, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। किस तरीके की पैकेजिंग मेथड यूज होती है जहां पर फूड के अंदर का जो सराउंडिंग्स होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो इससे आपको कुछ याद आ रहा है, फूड के अंदर का सराउंडिंग किस में चेंज होता है, किस पैकेट में हवा भरी होती है, चिप्स में होती है ना, वेफर्स चिप्स जो हम खरीदते हैं उनमें होती है, राइट। तो क्यों हम उसके अंदर का एटमॉस्फेयर चेंज करते हैं, ताकि अंदर का जो भी फूड प्रोडक्ट है वो खराब ना हो, है ना, एक्सटेंड हो जाए उसकी शेल्फ लाइफ। तो आपने सुना होगा कि जो फूड जो चिप्स होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना। तो वो नाइट्रोजन गैस जब भरी जाती है तो अंदर का जो चिप्स होता है वो स्टेल नहीं होता, नरम नहीं पड़ता, है ना। नहीं तो ऐसे तो किसी में पैक करके दिया जा सकता है, लेकिन वो नहीं होता, एक बार हवा लगी वो चिप्स नरम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, एसेप्टिक पैकेजिंग, श्रिंक रैप पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग और सीपेट पैकेजिंग, ठीक है। तो एसेप्टिक पैकेजिंग क्या कहलाती है हम देखते हैं। एसेप्टिक मतलब कि जहां पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मोस्टली एसेप्टिक पैकेजिंग जो होती है वो नॉनवेज आइटम अगर होता है, मीट वगैरह, उसमें होती है ना, क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते हैं, तो वो जल्दी ख़राब होता है, तो वो एसेप्टिक पैकेजिंग कहलाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेल्फ लाइफ तो बढ़ा रहे हैं बट एटमॉस्फेयर अंदर का चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर चेंज नहीं होता। आप देखो नॉनवेज में अंदर की हवा दूसरी नहीं होती, उसको पैक इस तरीके से किया जाता है कि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, बस, ठीक है। श्रिंक रैप पैकेजिंग में क्या होता है, श्रिंक रैप में भी यही होता है सॉरी, श्रिंक रैप में क्या होता है, यहाँ पर पूरी तरीके से जो फॉर एग्जांपल जो फॉइल होता है या फिर जो पैकेजिंग की जो पॉलीथिन होती है या जो भी कुछ होता है उसको पूरा अच्छे तरीके से उसमें विदाउट एयर सारी एयर निकाल दी जाती है और फिर उसे श्रिंक कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एयर निकाल दी, एटमॉस्फेयर तो निकाल ही दिया, तो एटमॉस्फेयर चेंज करने की तो बात ही नहीं आई, ठीक है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है। मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग क्या कहता है, आपने फूड का जो एटमॉस्फेयर था, मतलब
फूड जिस पैकेट में रखा है उसका एटमॉस्फेयर आपने चेंज कर दिया, ठीक है, एटमॉस्फेयर चेंज किया। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स फूड इनसाइड द पैकेज चेंज किया। तो यहाँ पर आंसर क्या लग रहा है, थर्ड वाला लग रहा है मुझे, तो आप लोग को क्या लग रहा है, ठीक है, अपने पास में लिख के रखो। और फोर्थ कहता है सीपेट पैकेजिंग। सीपेट पैकेजिंग ज़्यादातर बॉटल्स की होती है, ठीक है, बॉटल्स। सीपेट हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट की, है ना, पीईटी पेट बॉटल्स हमने देखी थी, पेट बॉटल्स बनती है पॉलीथीन उसकी पॉलिएस्टर की। तो सीपेट पैकेजिंग ज़्यादातर जो होती है वो प्लास्टिक बॉटल्स होती है, या प्लास्टिक के जो व्हाट वी से इज डब्बे हो गए, है ना, बॉक्सेस हो गए, मिठाइयाँ जिसमें आती है उस तरीके की होती है पैकेजिंग। तो उसमें भी एटमॉस्फेयर चेंज करने की जरूरत तो पड़ती ही नहीं है ना। तो मेरा आंसर तो 3 आ रहा है, आप लोग का क्या आ रहा है, हम लोग चेक करते हैं। एटमॉस्फेरिक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, ठीक है। तो MAP भी कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो कहीं आपको अगर MAP भी आ जाए क्वेश्चन तो आप समझ जाना कि यहाँ पर मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग की बात हो रही, ठीक है। यहाँ पर शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होती है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने बताया हाई CO2 लेवल्स इनहिबिट बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ, ठीक है। कई बार किसी किसी पैकेजिंग में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा दिया जाता है जिससे कि फंगल ग्रोथ और बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ठीक है। और कहीं पर लो O2 प्रिवेंट ऑक्सीडेशन डिलेज राइपनिंग, ऐसा भी कर दिया जाता है, ठीक है। और ये बाकी इन कॉन्ट्रास्ट मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से एसेप्टिक पैकेजिंग किस में होती है, फूड पैकेजिंग सेपरेटली, श्रिंक रैप किस में होती है, नो गैस मॉडिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है। सीपैट हीट रेजिस्टेंट प्लास्टिक में होता है, ठीक है, प्रिजर्वेशन मेथड नहीं है ये किसी तरीके का। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 3 पे जाते हैं। 3 पे वैसे ही सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया है ना। सीक्वेंस वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि फूड प्रोडक्शन साइकिल को सीक्वेंस में जमाना है। ये भी आई थिंक बहुत सिंपल है, दिसंबर 2024 से मैंने क्वेश्चन उठाया है। तो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है, फूड प्रोडक्शन, स्टोरेज, फूड डिलीवरी सर्विसेज, मेन्यू प्लानिंग और फूड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। फूड प्रोडक्शन क्या होता है, फूड प्रोडक्शन कहाँ आता है, सबसे पहले ही फूड प्रोडक्शन आ जाता है फूड प्रोडक्शन की साइकिल में, आई डोंट थिंक सो कि आता है ना। तो ए तो हमारा ऑप्शन हट गया, ठीक है। स्टोरेज तो या तो स्टोरेज लास्ट में आएगा, बी या तो लास्ट में आएगा, या तो स्टोरेज तब आएगा जब हम रॉ मटेरियल खरीद करके लेकर के आ चुके हैं, हमने उनका व्हाट वी से सब वो हमने अरेंज कर दिया है कि ये आलू ये टमाटर ये खराब है इसे हटा दिया, अच्छा वाला हमने रख लिया, है ना। आटे को आटे की जगह पर, गेहूं को गेहूं की जगह पर, सब्जी को सब्जी की जगह पर, ये सब हमने कर दिया। उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं क्योंकि हम बल्क में खरीदते हैं अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो। फूड डिलीवरी सर्विसेज भी आई थिंक, फूड डिलीवरी सर्विस तो लास्ट में होती है, ठीक है। और मेन्यू प्लानिंग कब होता है, मेन्यू प्लानिंग प्रोडक्शन के पहले होता है ना। क्योंकि जब तक मेन्यू प्लानिंग नहीं होगा तब तक प्रोडक्शन कैसे होगा, जब तक मेन्यू में नहीं बताया जाएगा कि आज क्या क्या बनना है तब तक प्रोडक्शन कैसे होगा। और फूड प्रोक्योरमेंट कब होता है, सेकेंड होता है ऑप्शन, फूड प्रोक्योरमेंट जब परचेज हो जाता है। तो परचेज तो यहाँ पर है नहीं, ठीक है। तो देखो बहुत मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है बट बहुत घुमा के आता है, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ठंडे माइंड से पढ़ो, एनालाइज करो, ठीक है। तो फूड परचेज तो किया ही नहीं है यहाँ पर ना, फूड परचेज का ऑप्शन ही नहीं है। फूड परचेज अगर ऑप्शन नहीं है तो सेकंड वाला क्या हुआ, फूड प्रोक्योरमेंट हुआ। आप परचेज खरीद करके लेकर के आए आपका जो भी रॉ मटेरियल था, फिर हमने उसका छाटा भी नहीं किया। प्रोक्योरमेंट मतलब क्या, छाटा भी नहीं करना, ठीक है। मतलब खराब जो सामान है उसे अगर कुछ खराब आ चुका है उसे डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। सब्जी को सब्जी की जगह पर रखना, कौन सा स्टोरेज एरिया कैसा है आपका उस जगह पे उसको रखना, ठीक है। तो ये हो गया प्रोक्योरमेंट। तो फूड प्रोक्योरमेंट पहला आ गया, है ना। तो ये ई जो है थर्ड वाला ऑप्शन, यहाँ भी थर्ड ऑप्शन है, ये ई मुझे फर्स्ट लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लिख करके रखो, ठीक है। और लास्ट क्या होता है, फूड डिलीवरी होती है, मैंने तो देखा फूड डिलीवरी सबसे लास्ट में होती है, सर्विस सबसे लास्ट में होती है। तो आई थिंक सी जो है वो लास्ट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें सी लास्ट आ रहा है ना। सॉरी। तो ये ई भी यहाँ मेरा सही बैठ रहा है, सी भी मेरा लास्ट में सही बैठ रहा है, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही बैठ रहे हैं मेरे, है ना। बीच का भी मैं एक बार कंफर्म करने के लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि बी क्या कह रहा है। अब प्रोक्यूरमेंट के बाद क्या कह रहा है, स्टोरेज कह रहा है, ओके ठीक है। तो ये भी सही है, प्रोक्यूरमेंट के बाद भी स्टोरेज होता है। रॉ मटेरियल आप सारा यूज नहीं कर लेते हैं, आप स्टोर करते हैं, राइट। एंड फिर जो आपको प्रोडक्शन में चाहिए होता है वो निकाला जाता है ना। तो जो निकाला
उसका यहाँ पर कुछ दिया नहीं हुआ है, मतलब एक और इन्होंने बीच में से एक साइकिल स्किप कर दी है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, अब मुझे प्रोडक्शन करना है फूड का, बट उसके पहले मुझे मेन्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना। मतलब मुझे पता करना है कि आज मुझे क्या बनाना है, तो मेन्यू प्लानिंग से मुझे पता चल जाएगा। मेन्यू प्लानिंग पहले किया मैंने, आज ये चीज़ें बनेगी, और फिर होगा प्रोडक्शन। तो ये हो गया डी, उसके बाद आ गया ए, और लास्ट तो मेरा सी था ई, फूड डिलीवरी सर्विसेज, है ना। तो ये आंसर 3 जो है ये मेरा सही आ रहा है। ओके, तो ई सबसे पहले फूड प्रोक्योरमेंट हुआ, फिर स्टोरेज हुआ, फिर उसके बाद में मेन्यू प्लानिंग हुई, फिर उसके बाद प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद हुई सर्विस। प्रोडक्शन के बाद ही सर्विस होती है ना। लेट्स चेक आवर आंसर। आंसर सही है, देखो, है ना। तो फूड प्रोडक्शन की यहाँ पर साइकिल जो है हमारी वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखो, परचेस किया, ऑब्टेन रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट, प्रोक्यूरमेंट, वही चीज़ हो गई, प्रोक्यूरमेंट में परचेज इन्होंने मिक्स कर दिया है। ठीक है, फिर स्टोरेज किया, प्रॉपरली स्टोर किया इंग्रेडिएंट को, फिर मेन्यू प्लानिंग करी, फिर प्रोडक्शन किया, एक्चुअल फूड प्रिपरेशन, कुकिंग किया, उसके बाद आई हमारी सर्विस। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, ये मैंने दिसंबर 24 के पेपर से उठाया है। ओके, ये क्वेश्चन पैस्चराइजेशन के ऊपर है, और एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ही हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पैस्चराइजेशन। ओके, सो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जानबूझ के लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू समझाऊंगी पैस्चराइजेशन का क्या होता है, बट स्टिल एज रिक्वेस्टेड मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगी। ठीक है, तो कॉमन टेम्परेचर फॉर बैच पैस्चराइजेशन एंड फॉर कंटिन्यूस HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पैस्चराइजेशन आर। इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि बैच पैस्चराइजेशन के लिए और कंटिन्यूस HTST पैस्चराइजेशन के लिए कौन सा कॉमन टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो अब पैस्चराइजेशन के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 2 का पूछा है टेम्परेचर क्या होता है। 3 क्या होते हैं, एक होता है बैच जो कि लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर टाइम होता है, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम दूसरा, और तीसरा होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें से 2 उन्होंने पूछा है जो कि लो टेम्परेचर और हाई टाइम, लो टाइम वाला है। ठीक है, LT है, लो टेम्परेचर लो टाइम वाला है, और दूसरा है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला। ठीक है, तो लो टेम्परेचर वाला को बैच पैस्चराइजेशन भी कहते हैं, ये उसका नाम है, ये आप याद रखिएगा ध्यान से। ओके, तो बैच पैस्चराइजेशन जब होता है तो इसमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा लो होता है, और टाइमिंग जो है वो भी कम ही होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, मिनट्स में टाइमिंग होता है इसका। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या इसके ऑप्शंस हैं। 55 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट्स। ठीक है, 45 मिनट्स में टाइम होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हो सकता है ना। और दूसरा है 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 सेकेंड्स। देन सेकेंड 71 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ये भी हो सकता है क्योंकि मिनट्स में टाइम है। ठीक है, तो बैच पैस्चराइजेशन का टाइमिंग 30 मिनट्स का होता है, एंड टेम्परेचर समवॉट 63 डिग्री सेल्सियस का होता है। ये आप याद रखो, 63 या 63 होता है, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर 71 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है। ठीक है, तो कंसिडर करते हैं कि हमारा आंसर 2 सही हो सकता है, बट लेट्स सी। अब जो हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होता है, वो उसका टेम्परेचर होता है 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पर 30 मिनट्स और 25 नॉट मिनट्स, 25 सेकेंड्स। तो 30 मिनट्स, ये जो है मेरा 30 मिनट्स, ये मैच हो रहा है मेरे बैच पास्चराइजेशन के टाइम से, और जो 25 सेकेंड्स था ये मैच हो रहा है मेरा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाले से। ठीक है, नेक्स्ट इज 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स नहीं हो सकता बिकॉज LT है, लो टेम्परेचर लो टाइम है, एंड 2 आवर्स इज मैक्सिमम टाइम, ज़्यादा हो जाता है, ये नहीं, इसको नहीं मान सकते हम। ठीक है, यहाँ पर भी जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम के हिसाब से 60 मिनट्स आर इज इक्वल टू 1 आवर, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता है। ओके, 45 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर, ये भी 1 आवर है, मैंने कहा था मिनट्स में होता है, तो ये 1 आवर भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा कंफ्यूजन अभी कहाँ है, इसमें और इसमें है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ हमारा टाइम मैच कर रहा है। इसके बेसिस पर आई थिंक सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम, कंफर्म करने के लिए आपको पक्के से पक्का याद होना चाहिए कि टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है, और टेम्परेचर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि
जो बैच पैस्चराइजेशन का होता है वो 63 डिग्री सेल्सियस होता है, और हाई टेम्परेचर का जो होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। बट 63 72 यहाँ से बहुत दूर दूर है, राइट, और 45 मिनट्स भी बहुत दूर है, तो हमारा एग्जैक्ट एक्चुअली में मैच क्या कर रहा है आप वो देखो, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर आपको उसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो आंसर होता है वो लेना होता है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है बट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है। तो आंसर मुझे लगता है 2 है। आपको क्या लगता है आप सोच करके मुझे बताएगा। अगर आपको गलत लग रहा है कि नहीं मैम ऐसा नहीं ऐसा होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो मैं मान रही हूँ कि सेकंड है, बिकॉज 30 मिनट्स, क्योंकि मुझे टाइमिंग पता है 30 मिनट्स जो है वो बैच पैस्चराइजेशन का होता है, 25 सेकेंड्स जो है वो हाई टेम्परेचर HTST का होता है। बट यहाँ पर हमारे जो टाइमिंग मैच हो रहा है, टेम्परेचर मैच नहीं हो रहा है। लेट्स सी, ओके। हाँ देखो सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो पैस्चराइजेशन बैच LTLT जो मैंने बताया था, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यहाँ पर 71 डिग्री सेल्सियस, कॉमनली 63 डिग्री सेल्सियस यूज होता है, मतलब है इसका 63 डिग्री सेल्सियस ही, और टाइमिंग 30 मिनट्स है, ओके। देन कंटिन्यूस HTST में 85 डिग्री सेल्सियस बताया है, और कॉमनली 72 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। तो मे बी हो सकता है कि यहाँ पर टेम्परेचर का थोड़ा सा वेरिएशन हो, बट टाइमिंग्स आप ध्यान रखिए कि क्या होते हैं, ठीक है। टाइमिंग्स अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इजी रहेगा ये याद करने में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा कह सकते हैं हम कि व्हाट वी से इज अप्रॉक्सिमिटी वाला क्वेश्चन है, कि मिलता जुलता थोड़ा सा उसके प्रॉक्सिमिटी में जो आने वाला आंसर होता है वो हो सकता है, एग्जैक्ट मैच आंसर नहीं है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है नेट में, ओके। घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे और हो जाएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि मोस्ट कॉमन रीजन एग स्पॉइलेज का क्या होता है। रॉटिंग इज कॉज्ड बाय व्हिच स्पीशीज। रॉटिंग मतलब कि एग का खराब हो जाना, सड़ जाना, ठीक है। सड़ने की बात हुई है यहाँ पर स्पेसिफिकली। सूडोमोनास, साल्मोनेला, क्लोस्ट्रीडियम, बिफिडस, ठीक है। सूडोमोनास एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हाँ एग स्पॉइलेज में होता है, ठीक है। साल्मोनेला भी होता है, मोस्टली साल्मोनेला वेज नॉन वेज सभी में पाया जाता है। बट रॉटिंग देखते हैं इससे होती कि नहीं होती। मुझे सैल्मोनेला भी लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो सकता है, इसको भी रखते हैं। कोलोस्ट्रीडियम क्या है। कोलोस्ट्रीडियम मोस्टली ये एग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा कि एग स्पॉइलेज करेगा। बिफिडस एक ऐसा स्पीशीज है जो कि मोस्टली ह्यूमन में पाया जाता है, हमारे गट बैक्टीरिया से रिलेटेड है बिफिडस। तो ये एग स्पॉइलेज खराब करने का काम तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे 1 और 2 में से लग रहा है क्या सही हो सकता है। 1 और 2 में से हम देखते हैं। साल्मोनेला मोस्टली बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स में प्रेजेंट है, चिकन वगैरह में भी होता है। बट रॉटिंग मतलब उसे पूरी तरीके से खराब कर देना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो लेट्स चेक, ठीक है। सूडोमोनास है, ओके। मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एग स्पॉइलेज इज रॉटिंग इज कंटामिनेशन बाय सूडोमोनास स्पीशीज, ओके। कॉमन रीजन एग स्पॉइलेज का मतलब एग स्पॉइलेज का ज्यादातर सूडोमोनास से ही होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली सूडोमोनास फ्लोरेंस। सूडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ग्रो कर जाता है और एग शेल को पेंट्रेट कर सकता है, पोर्स के अंदर जा सकता है और एग को खराब कर सकता है, ठीक है। उसकी जगह उसके अलावा सैल्मोनेला क्या करता है, फूडबॉर्न इलनेस करता है। अच्छा मतलब ये खराब नहीं करता है, ये रहेगा फूड में, लेकिन अगर आप इसको कंज्यूम कर लोगे तो फूडबॉर्न इलनेस हो जाएगी, ओके। कोलोस्ट्रीडियम कॉजेज स्पॉइलेज इन कैंड फूड्स, हाँ मतलब कोलोस्ट्रीडियम कैंड फूड्स में ज़्यादातर होता है, बंद डिब्बा बंद फूड जो होता है उसमें कोलोस्ट्रीडियम हो जाता है। मतलब इसको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत नहीं होती है, समझ रहे हो आप। हमने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे हमने उसमें देखा था किन किन को एयर की ज़रूरत है, किन को नहीं है, है ना। तो आप देखो यहाँ पर कि कैसे इस चीज़ को समझोगे। सूडोमोनास स्पेसिफिकली एक्सपॉइलेज और रोटिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। ये जो होता है एनवायरनमेंट में थ्राइव कर जाता है, मतलब यहाँ पर एग शेल के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। पर साल्मोनेला जो है वो इलनेस पैदा करता है बट खराब नहीं करता। इसीलिए मैंने कहा था देखो साल्मोनेला बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स में होता है ना। ये खराब नहीं करता है बट फूड बॉर्न इलनेस हो सकती है अगर ये चला गया तो। कोलोस्ट्रीडियम इसको एयर की ज़रूरत नहीं है, ये कैन फूड्स में हो जाता है, ओके। मतलब दिस इज
एन अनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बिफिडस एक बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया होता है एसोसिएटेड विद स्पॉइलेज, इजंट एसोसिएटेड विद स्पॉइलेज, मतलब ये स्पॉइलेज से रिलेटेड नहीं है, इट इज अ गुड बैक्टीरिया। फिर आया हमने फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, कैरवरीज क्या होता है। कैरवरीज क्या है, एक सिल्वर सर्विस है, प्लेट सर्विस है, कैफेटेरिया सर्विस है या बफे सर्विस है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है 6th टॉपिक पे, जहाँ पर हमने फूड मैनेजमेंट पढ़ा था, है ना। हमने फूड मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट देखा था, वहां से आया। तो कार्वरीज क्या है, कार्वरीज इन्होंने पूछा क्या है, एक तरीके की सर्विस है, बट किस तरीके की सर्विस है। सिल्वर है, प्लेट है, कैफेटेरिया है, बफे है ना। तो सिल्वर सर्विस हमने देखा था क्या, आई थिंक सिल्वर सर्विस हमने नहीं पढ़ा, आगे देखे थे क्या होता है, ठीक है। प्लेट सर्विस हमने देखा था, प्लेट सर्विस में क्या होता है कि एक सेट अमाउंट ऑफ प्लेट होता है, कि प्लेट आपने लिया है उसमें ये चीज़ें है। थाली सर्विस, थाली हम जिसको कहते हैं ना, आप लोग जाते होंगे अगर रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर हम थाली खाते हैं, उसमें रोटी आती है, चावल आते हैं, दाल आती है, सब्जी आती है, मीठा आता है, सलाद आता है, दैट इज़ अ प्लेट सर्विस, ओके। कैफेटेरिया सर्विस क्या होती है, कैफेटेरिया सर्विस में हमने देखा था कि जैसे कैफ़ेज होते हैं या फिर कैंटीन्स जो होते हैं, आपने लिया जा करके, आपने अपना ऑर्डर दिया, ले लिया, ठीक है। कैफ़े, चाय मिलेगी, दूध मिलेगा, कॉफ़ी मिलेगी, दैट इज़ अ कैफेटेरिया सर्विस। एंड बुफे सर्विस इज व्हाट, बुफे सर्विसेज की सेट रहता है मेन्यू आपके पास सामने रहता है, एंड वट एवर यू लाइक यू कैन टेक इन योर प्लेट, दैट इज़ अ बुफे सर्विस, राइट। तो देखिए कैरवरीज क्या है, कैरवरीज एक टाइप का बुफे सर्विस है, जहाँ पर रोस्टेड मीट्स या, अच्छा यहाँ पर स्पेसिफिकली रोस्टेड मीट्स की बात करी गई है, मतलब ऐसा बुफे सर्विस जहाँ पर मीट्स सर्व किया जाता है फ्रेशली कार्व्ड बाय शेफ और सर्वर इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, ओके। आप शादी पार्टी में अगर आप कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक अलग सेक्शन होता है, अगर नॉनवेज सेक्शन है तो एक अलग सेक्शन होता है, वहाँ पर दे हैव बिग पैन होता है, वहाँ पर वो वहीं पर ही वो ग्रेवी में मिक्स कर रहे होते हैं और दे रहे होते हैं, है ना। दैट इज एक्चुअली कार्वरीज, ओके। तो यहाँ पर बात हो रही है मीट की, तो मीट शेफ क्या करते हैं, वहाँ पर लाइव आपका फ्रेश लोफ कट करके, फ्रेश पीस कट करके, उसको कार्व करके, उसको रोस्ट करके दिया जाता है इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट, ठीक है। द डाइनर्स मूव अलोंग अ काउंटर और डिस्प्ले एरिया, डिस्प्ले एरिया होता है, चूज देयर प्रेफर्ड मीट कार्ड्स एंड देन हेल्प देमसेल्व्स थ्रू अकम्पनिंग साइड डिशेस सच एज वेजिटेबल पोटैटोज और सॉस, ठीक है। तो ये सब वहाँ पर उनको मिलता है, तो दैट इज अ कार्वरीज। It differs from silver service where waiters serve food individually to each guest at the table. Okay. सिल्वर सर्विस में वेटर खुद फूड सर्व करते हैं ईच गेस्ट को टेबल पर, और प्लेट सर्विस में किचन प्लेट्स इज फाउंड एंड सर्व इन रेडी टू ईट फूड, ठीक है। कैफेटेरिया सर्विस में क्या होता है, फिक्स लाइन होती है, लिमिटेड इंटरेक्शन होता है, ठीक है, अनलाइक कार्वरीज विच इज मोर इंटरेक्टिव एंड यूजुअली विजुअली अपीलिंग, ठीक है। तो कैफेटेरिया सर्विस में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप चूज नहीं कर सकते ना कि ये चाहिए, इसको ऐसा आप मुझे करके दो, ओके। कैफेटेरिया इज विच एवर डिश यू चूज यू कैन टेक दैट, ये अच्छा लग रहा है ये ले लिया, ऐसा। तो कार्वरी कंबाइन सेल्फ सर्विस फ्रीडम फॉर द बुफे विद द पर्सनल टच ऑफ शेफ कार्विंग मीट टू ऑर्डर। आप क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू कीप फूड वार्म ओवर लॉन्ग टाइम, ये भी रिलेटेड टू फूड सर्विस मैनेजमेंट ही है। क्वेश्चन हमारा कहता है कि इनमें से क्या है जो कि फूड को लंबे समय के लिए गर्म रखने का काम करता है, ठीक है। ब्रेड पैन है, माइक्रोवेव ओवन है, बेन मेरी है, इलेक्ट्रिक तंदूर है, ओके। ब्रेड पैन क्या होता है, व्हाट वी विल सी, आगे देखते हैं ब्रेड पैन क्या होता है। माइक्रोवेव ओवन तो कुकिंग के लिए काम आता है, ठीक है, फूड रखने के लिए, वार्म रखने के लिए काम नहीं आता है। बैन मेरी फूड वार्म रखने के लिए काम आता है ना। मोस्टली जो हॉस्टल सर्विस होती है या हॉस्पिटल सर्विसेज होती है, जो फूड सर्विसेज, वहाँ पर बैन मेरी यूज़ होती है। इसमें एक चेम्बर होता है, इलेक्ट्रिक चेम्बर, उसमें पानी भर दिया जाता है और पानी गर्म रहता है, ठीक है। और वो गर्म पानी में जो चेम्बर के अंदर है, ऐसे स्लॉट्स दिए हुए रहते हैं, वहाँ पर आप बर्तन जो है आपका, उसमें आप सब्जी या जो भी कुछ आपका वो डाल दो, तो नीचे गर्म पानी होता रहता है, तो खाना गर्म रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक तंदूर आई डोंट थिंक सो खाना गर्म करने के लिए होता है, क्योंकि ये जो है वो वट एवर तंदूरी आइटम्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, टिक्का एंड ऑल, वो सब बनाने के लिए होता है, तो गर्म रखने के लिए तो नहीं होता। मतलब आपको अगर इसमें सब्जी गर्म रखनी है तो हम इसमें तंदूर में नहीं डाल सकते,
ओके ओके, सो आंसर इज 3, बेन मेरी। ठीक है, बेन मेरी वाटर बाथ, ऑल्सो नोन एज वाटर बाथ, यूज टू कीप फूड कुक्ड वार्म फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इसके कॉन्ट्रास्ट में ब्रेड पैन क्या होता है, ये फ्राइंग और ब्रीजिंग के काम आता है। ओके अच्छा, तो ऐसा पैन जो कि फ्राइंग के काम है उसे ब्रेड पैन बोलते हैं। ओके, माइक्रोवेव ओवन रीहीटिंग कुकिंग के लिए काम आता है, क्विक कुकिंग के लिए काम आता है, और इलेक्ट्रिक तंदूर बेकिंग और रोस्टिंग के लिए काम आता है हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, बेन मेरी। तो अब 8th क्वेश्चन जो है हमारा, ये मैंने उठाया दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फूड पैकेजिंग, फूड पैकेजिंग की क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो सबसे पहला कहता है कि टू प्रिजर्व द क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, ऑब्वियसली बात है, दिस इज करेक्ट, है ना, क्योंकि हम फूड पैकेजिंग क्यों करते हैं, ताकि क्वालिटी और फ्रेशनेस जो है उसकी वो बनी रहे, है ना। सेकेंड है टू एनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट। आई डोंट थिंक सो कि फूड का प्रोडक्ट का टेस्ट एनहेंस करने के लिए हम पैकेजिंग करते हैं, नहीं करते ना, तो दिस इज रॉन्ग। अच्छा, अब ए वाला जो है हमारा सही निकल गया, तो हमें ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि इसमें से ए कहाँ है। ए 1 में है और 4 में है, तो मतलब 1 हो सकता है और 4 हो सकता है। ठीक है, 2 और 3 में नहीं है, तो ये तो हमारे ऑप्शन ही कैंसिल आउट हो गए, है ना। फिर बी नहीं है, तो एनहेंस फूड टेस्ट, टेस्ट को एनहेंस करने के लिए हम पैकेजिंग नहीं करते, तो यहाँ पर ए वाले में, फर्स्ट वाले में बी आ रहा है ना, तो आई थिंक ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा कि बी नहीं है। ठीक है, फिर भी कंफर्म करने के लिए आगे और देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फूड प्रोडक्ट्स टू दी कंज्यूमर, फूड प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हम करते हैं, हाँ ऑब्वियस सी बात है। फूड पैकेजिंग के ऊपर जो लेबल लगा होता है वो क्या करता है, वो फूड प्रोडक्शन, फूड के बारे में कंज्यूमर को बताता है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो सी भी ठीक है, तो अभी तक हमारा 4 आंसर सही जा रहा है, ए है, सी है। डी देख लेते हैं, तो प्रमोट दी फूड प्रोडक्ट, हाँ फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी होता है, ऑब्वियस सी बात है। बड़ा अच्छा अच्छा आप चिप्स के पैकेट के ऊपर सॉरी, या फिर आप बिस्किट के पैकेट के ऊपर देखते हो तो कितना बढ़िया तरीके से उसमें विजुअलाइजेशन दिया हुआ रहता है, तो उसको देख करके अट्रैक्ट होते हैं ना कि वह अंदर क्या होगा, चलो खाते हैं, है ना। तो ये भी सही है, फूड प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी होता है। डी, ई भी चलो चेक कर लेते हैं, टू एनहेंस दी न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट, नो। हम पैकेजिंग इसलिए नहीं करते कि उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी हम एनहेंस कर सके, वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फूड पैकेजिंग। ओके, तो आंसर अभी तक हमारा 4th आ रहा है, ए, सी और डी, तो चेक करते हैं। फूड पैकेजिंग सर्व सेवरल की बट इम्प्रूविंग टेस्ट न्यूट्रिशन इज नॉट अमंग देम। ओके, तो हाँ इन्होंने बता दिया, तो हमारा आंसर है सी, ए, सी और डी। ठीक है, तो ए प्रिजर्व करता है क्वालिटी, ठीक है, फ्रेशनेस ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फूड, ये भी बताता है, प्रमोट करता है, अट्रैक्टिव डिजाइन बताता है, ब्रांडिंग करता है, अपीलिंग मार्केटेबल होता है, टेस्ट एनहेंस करता है, पैकेजिंग नहीं करता, इम्प्रूव टेस्ट नहीं करता। ठीक है, क्वालिटी भी न्यूट्रिशन की, ये भी इम्प्रूव नहीं करता। ओके, अब 9th आंसर देखते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये हमने कुकिंग मेथड्स वाले से उठाया, कुकिंग मेथड्स जहाँ पर हमने देखे थे, और कुकिंग के टाइम पर क्या क्या चेंजेस होते हैं फूड में, वहाँ से आया है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव ऑफ क्लोरोफिल इज स्टेबल ड्यूरिंग कैनिंग एंड द ग्रीन कलर इज रिटेन। कैनिंग के टाइम पर क्लोरोफिल का कौन सा डेरिवेटिव होता है जो स्टेबल होता है और ग्रीन कलर जो है वो रिटेन रहता है, मतलब जाता नहीं है। ओके, तो क्लोरोफिल जब भी हीट के कांटेक्ट में आता है वो चेंज होता है फाइओफाइटिन में। ठीक है, याद रखना हमेशा, जब भी क्लोरोफिल हीट के कांटेक्ट में आ जाता है वो फाइओफाइटिन में चेंज हो जाता है, जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो तब। ठीक है, मतलब कि एग्जाम्पल ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैं पालक बना रही हूँ। ठीक है, पालक कैसी होती है, हरी होती है, मतलब उसमें भर भर के क्लोरोफिल होता है। ठीक है, मैं पालक बना रही हूँ और पालक बनाते 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 मैंने देखा कि उसका कलर जो है वो हल्का ऑलिव ग्रीन हो जाता है ना, आपने भी नोटिस किया होगा। तो वो जो हल्का ऑलिव ग्रीन जो होता है ना, वो क्लोरोफिल का डेरिवेटिव है फाइओफाइटिन। तो आप समझ जाओ कि क्लोरोफिल जो है वो फाइओफाइटिन में कन्वर्ट हो गया है जब वो हल्का ऑलिव ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर और फर्दर अगर वो चेंज हुआ
डार्क ऑलिव ग्रीन हो गया, डार्क ग्रीन कलर हो गया अगर, तो वो पायरोफायोफाइटिन बन जाता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है फायोटिन, फायोफाइटिन, पायरोफायोफाइटिन, ये हीट से रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, हीट के कांटेक्ट में आकर के अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ग्रीन कलर रिटेन हुआ है। ठीक है, मतलब कैनिंग में क्या होता है, हम खाने को ढक करके पकाते हैं, एयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्लोरोफिलाइड्स हो सकता है, क्लोरोफिल ए हो सकता है। ओके, एंड आई थिंक क्लोरोफिल ए अपने आप में एक तरीके का क्लोरोफिल ही है, कोई डेरिवेटिव नहीं है। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। ठीक है, आंसर है क्लोरोफिलाइड। ओके, तो हीटिंग प्रोसेस में कैनिंग की अगर हम बात करें, ग्रीन कलर जो है वेजिटेबल का वो चेंज कैन चेंज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन की वजह से चेंज हो सकता है, हीट के कांटेक्ट में तो आया है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ऑब्वियस सी बात है टूटेगा तो सही, कुछ तो डिफरेंट बनेगा, कुछ तो होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल जब हीट के कांटेक्ट में आया तो उसने अपना फाइटोल टेल, यानी कि मान लीजिए एक छोटा सा क्लोरोफिल की चेन है और वो चेन में से उसका पीछे का भाग थोड़ा सा टूट गया। ठीक है, अंटर जो भी सर्टन कंडीशन है, मतलब पैक करके खाने को आपने पकाया है और अंडर हीट। ठीक है, तो उससे बना क्या, क्लोरोफाइलाइड्स। क्लोरोफाइलाइड क्या होता है, हीट स्टेबल होता है। ओके, और रिटेन कर सकता है ये कलर को, लेकिन फायोफाइटिन नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल रिप्लेस बाय हाइड्रोजन ड्यूरिंग हीटिंग और एसिड एक्सपोजर। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, हाइड्रोजन आ गया, हमने क्या किया, उसको ढक करके नहीं पकाया, हमने उसको एटमॉस्फेयर में खुला रख के पकाया। तो अभी क्या हुआ, उसका चेंज हो गया कलर, ऑलिव ब्राउन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर हो गया। फायोफाइटिन फर्दर डिग्रेड हो गया और फायोफाइटिन को और ब्राउन कलर आ गया और डार्क कलर हो गया। ठीक है, क्लोरोफिल ए क्या है, नेटिव पिगमेंट इटसेल्फ स्टेबल अनस्टेबल ड्यूरिंग कैनिंग। तो कैनिंग के टाइम पर क्लोरोफिल ए तो नहीं आ सकता। ठीक है, ये भी अपने आप में एक क्लोरोफिल का ही पार्ट है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, क्लोरोफिलाइड्स। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमसे छूटते जा रहे हैं ना, वो भी कवर होते जाएंगे। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 10। एयर इज द मीडियम इन दीज कुकिंग मेथड्स। इनमें से कौन से कुकिंग मेथड्स है जिनमें एयर मीडियम है कुकिंग का। ठीक है, एयर मीडियम ध्यान रखना, स्टूइंग, सॉटेइंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग। आप समझते हैं स्टूइंग क्या होता है। स्ट्यूइंग हम ज़्यादातर ऐसे फूड की करते हैं जहाँ पर हमें सूप बनाने की, या बहुत ही लो फ्लेम पर किसी फूड को जब पकाया जाता है तो उसे स्टूइंग किया जाता है। आई थिंक स्टूइंग में हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है ना, ये एक वेट हीट कुकिंग मेथड है। ठीक है, और सॉटेइंग क्या होता है, सॉटेइंग में भी एक हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, पैन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हीट पे रखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा ऑयल या थोड़ा सा हम उसमें वट वी से घी एंड ऑल जो भी कुछ है वो यूज़ करते हैं, फिर हम उसको सौते करते हैं ना हाई फ्लेम पर। जो भी सब्जियां या फिर जो भी फूड आइटम होता है आपका उसे चलाया जाता है तो सौते हो जाता है। ठीक है, ग्रिलिंग क्या होता है, ग्रिलिंग में हम क्या करते हैं, ग्रिलिंग में हम नीचे आप देखोगे कि या तो डायरेक्ट हीट पर रखा जाता है जो भी आप ग्रिल कर रहे हो। ठीक है, वेदर इट इज़ चिकन और वेदर इट इज़ वेजिटेबल्स, जो भी कुछ है हम उसे एक ग्रिल पर रख देते हैं, उसके ऊपर रख के सब्जियां या चिकन या जो भी कुछ है वो पकता रहता है। ठीक है, पक रहा है, ग्रिल हो रहा है। एंड रोस्टिंग, रोस्टिंग भी एक तरीके से वैसा ही कुछ ग्रिलिंग से मिलता जुलता होता है। ठीक है, बट ग्रिल इज इन जो प्रॉपर एक ग्रिल होता है उस पर रख के होता है, रोस्टिंग मतलब डायरेक्ट उस पर रख डाल के हो जाएगा। ठीक है, उसे जैसे हम रोस्ट कहते हैं, मूंगफली को रोस्ट करते हैं ना, जब हम ग्राउंड नट लेकर के आते हैं उसे जब रोस्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट हम उसे कढ़ाई में डालते हैं, हीट पे रखते हैं, उसे चलाते रहते हैं तो मूंगफली रोस्ट हो जाती है ना। पापड़ को रोस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर आता है बेकिंग। बेकिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बेक मोस्टली आप कैसे करते हो, माइक्रोवेव ओवन में रख के हमने बेक किया केक या आपने ब्रेड बेक किया, तो उसमें भी आई डोंट थिंक सो हमें पानी की या ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, हमने उसे एज इट इज़ डाल दिया और वो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एयर को अगर मीडियम बनाया गया है तो वो है ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग। ओके, सी डी और ई मुझे आंसर लग रहा है, क्योंकि स्टूइंग में मुझे पानी की ज़रूरत है, सौतेइंग में मुझे ऑयल या घी की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मेरा आंसर तो सी डी और ई है ना, हाँ फोर्थ वाला है। अब आप लोग अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए, फिर हम आगे चेक करते हैं सही है कि नहीं है।
सी डी और ई है, ठीक है। तो कुकिंग के टाइम पर यहाँ पर इन्होंने क्या है, मीडियम रिफर्स टू व्हाट ट्रांसफर हीट टू द फूड, क्या हीट को क्या ट्रांसफर कर रहा है फूड तक, ठीक है। तो ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग में एयर यूज हो रहा है, हॉट एयर और रेडिएंट हीट एज द प्राइमरी मीडियम ऑफ कुकिंग द फूड। बट स्टूइंग में क्या हो रहा है, वाटर या लिक्विड यूज किया गया है, और सौतेइंग में फैट या ऑयल यूज किया गया है, मीडियम, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी डी और ई, यानी कि ग्रिलिंग, रोस्टिंग और बेकिंग हो गया। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अभी मैंने 10 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, और ये 10 क्वेश्चंस मेरा मोटिव यही था कि आप समझो कि किस तरीके से क्वेश्चन को एनालाइज किया जाता है, क्योंकि कई बार पेपर आता है और हम हड़बड़ा जाते हैं, और ये नहीं, इसका आंसर तो ये होगा, तो हम गलती कर जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, एक एक वर्ड को नहीं पकड़ पाते, गलती कर जाते हैं, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, सॉल्व कीजिए, समझिए, उसके बाद आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिस पे टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसे छोड़ दीजिए, उसे लास्ट के लिए रखिए। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ जो ईजी है, मोस्टली जो सीक्वेंशियल वाले मैंने जो सॉल्व करा है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, तो आप ये कर सकते हैं कि पहले जो करेक्ट ऑप्शंस वाले हैं वो कर सकते हैं अच्छे से पढ़ के, ऐसा नहीं कि उसको भी जल्दी कर लिया, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए, ओके। और मैं ऐसे वीडियो आगे लाऊंगी आपके लिए, ताकि साइड बाय साइड आपकी प्रैक्टिस होती रहे, क्वेश्चन पेपर्स जो है हमारे वो भी एनालाइज होते रहे, हमारे क्वेश्चंस एनालाइज होते रहे, ओके। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, and you know what you have to do, like this video, share with your friends, subscribe to the nurture channel, don't miss to hit the bell icon so that you never miss any update, and drop your doubts in comment section. Thank you.